ऑर्डर 7 सीपीसी का प्लेंट के बारे में बात करता है। वैसे तो सीपीसी में कहीं प्लेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहा गया है। और जहां पर प्लेंटिफ डिमांड करता है रिलीफ के लिए और उसे वो ग्रांट की जाएगी या नहीं, ये कोर्ट पे डिपेंड रहता है। इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, जब प्लेंट को ड्राफ्ट किया जाता है उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, उन कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम ड्राफ्टिंग के बारे में देखने वाले हैं कि एक ड्राफ्ट कैसे की जाती है प्लेंट, उसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये नीचे दिए गए हैं कि कोर्ट का नाम, पार्टी, सूट नंबर, नेचर ऑफ सूट, वैल्यूएशन, जुरिस्डिक्शन, ये सब चीज़ें हैं जो हम एक ड्राफ्ट में देखने वाले हैं कि ड्राफ्ट कैसे बनता है इन कंटेंट्स को लेकर क्रोनोलॉजिकल मैनर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। तो चलते हैं हम दूसरे पेज पर और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम ड्राफ्ट करते हैं प्लेंट। यहाँ पर आता है, सबसे पहले जब हम प्लेंट लिखते हैं सबसे ऊपर हम कोर्ट का नाम लिखेंगे कैपिटल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू, कैपिटल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर कोर्ट का नाम लिखने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि जिस कोर्ट में आप सूट फाइल कर रहे हैं, प्लेंट फाइल कर रहे हैं, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन है उस केस को देखने की, वो ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर जज का नाम नहीं बल्कि कोर्ट का नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर नाम लिखने से पहले लेफ्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि कोर्ट फी स्टैंप यहाँ पे लगाई जाए और उसके बाद यहाँ पर कोर्ट का नाम एक ही लाइन में लिखा जाता है। दूसरी, ये पहली चीज़ थी। दूसरी थी सूट नंबर। सूट नंबर में हम सूट नंबर लिखकर यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं जगह, क्योंकि नंबर बाद में वहीं से दिया जाता है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात आ गई पार्टीज़ का नाम। पार्टीज़ का नाम आप लिख रहे हैं, सिर्फ पार्टीज़ का नाम लिख के नहीं छोड़ना है, उसके फादर का नाम, वो कहाँ पर रहता है, उसकी कितनी एज है, ये सब चीज़ें, जिससे कि प्लेंटिफ और जो पार्टीज़ हैं इजीली आइडेंटिफाई की जाए। यहाँ पे राइट में इसका प्लेंटिफ लिखा है। वैसे ही डिफेंडेंट वर्सेस जिसके खिलाफ प्लेंट फाइल की गई है उस डिफेंडेंट के नाम, उसका एड्रेस, और यहाँ पे डिफेंडेंट राइट में लिखना है। अब यहाँ पर जो कोर्ट का नाम मैंने लिखा था इसमें लेफ्ट में जगह छोड़ी थी, लेकिन जो दूसरी लाइन जब पार्टीज़ में आया यहाँ पे कोई जगह नहीं छोड़ी और पेज के लेफ्ट से ही स्टार्ट करा। उसी के बाद चौथी चीज़ है नेचर ऑफ सूट। नेचर ऑफ सूट में कैसे लिखते हैं, इन द मैटर ऑफ, कि किस तरीके का, किस नेचर का सूट है। जैसे ये सूट है रिकवरी ऑफ मनी, मनी की रिकवरी के लिए ये सूट फाइल किया गया है, तो वो नेचर यहाँ पे कोई इंटरप्लेटर सूट होगा, कोई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो उस टाइप के अलग अलग नेचर के सूट रहते हैं। उसके बाद ये दो लाइन यहाँ पे, मे इट प्लीज योर ऑनर द प्लेंटिफ मोस्ट हम्बली सबमिट्स इज अंडर, मोस्टली सभी चीज़ जहाँ सभी ड्राफ्ट्स में ये लाइनें यूज होती हैं, ये बात। और उसके बाद अब आएगी बॉडी, बॉडी ऑफ द प्लेंट। बॉडी ऑफ द प्लेंट में आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मिड ऑफ द पेज से स्टार्ट किया, यहाँ पर लेफ्ट में जगह छोड़ी हुई है, उसके बाद से ये स्टार्ट किया है। और यहाँ पर डेट से हमेशा स्टार्ट किया जाता है पैराग्राफ। और ये जो बॉडी ऑफ प्लेंट हैं जहाँ पर फैक्ट्स पहले लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल मैनर में ये सब होना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए, और ऐसे ये लिखे होने चाहिए जैसे कि कोई थर्ड पर्सन इसे लिख रहा हो। यानी कि यहाँ पर आई का यूज़ कहीं नहीं होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इंस्टेड ऑफ आई यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर आई का ही यूज़ नहीं करते हैं प्लेंट में। जब भी स्टार्ट करते हैं प्लेंट के फैक्ट्स तो पहले जो वर्ड इसमें होगा वो डेट होगा, डेट से हमेशा स्टार्ट करना है और ये पूरे लाइन में होंगे। जैसे डेट यहाँ पर पहले पैराग्राफ का है, उसी के नीचे सेकंड भी उसके नीचे डेट है, तो ऐसे 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 सभी लाइन में ये होगा। अब इसके फैक्ट्स पहले लिखने हैं, उसके बाद जुरिस्डिक्शन और पॉइंट वाइज लिमिटेशन वगैरह वो आगे आएंगे, लेकिन पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस केस में फैक्ट स्टार्ट करे हैं कि दैट द प्लेंटिफ इज रेजिडेंट ऑफ जम्मू, प्लेंटिफ यहाँ का रहने वाला है, ये सारा बिजनेस करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, डिफेंडेंट यहाँ का रहने वाला है, सो एंड सो प्लेस पे रहने वाला, सो एंड सो बिजनेस कर रहा है। उसके बाद कि डिफेंडेंट ने एक बार क्या है उससे पैसे मांगे 70,000 रुपये लोन के लिए, और वो अमाउंट उसे वापस देने के लिए भी वो एग्री हो गया। ये कितनी चीज़ें हैं, पहले कोर्ट का नाम, फिर सूट नंबर, पार्टीज आ गया, मैटर नेचर ऑफ सूट हो गया, और बॉडी
फैक्ट्स ऑफ द केस आ गया। अब दूसरे पेज पे चलते हैं जहां पर फैक्ट्स, जुरिस्डिक्शन, ये सब हम देखते हैं। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया कि ऊपर जो कोर्ट का नाम लिखते हैं, यहां पर लेफ्ट में थोड़ी सी जगह रखते हैं, कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, पार्टीज का नाम लिखते हैं पूरे एड्रेस के साथ, उसके बाद नेचर ऑफ सूट लिखते हैं। यहां पे मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ताकि कोर्ट के लिए इजी हो जाए रिकॉग्नाइज करना कि किस रिलेटेड ये केस है। उसके बाद जब फैक्ट्स लिखे तो लेफ्ट में जगह छोड़ के लिखे और बिल्कुल पॉइंट वाइज में लिखे और क्रोनोलॉजिकल मैनर में ये होने चाहिए। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। उसके आगे जो फैक्ट्स इस केस में है, दैट द डिफेंडेंट हैज एग्जीक्यूटेड ए प्रोमिसरी नोट आफ्टर रिसीविंग ₹70,000 ऑन डेट 5 ऑफ जनवरी 2022। अब यहां तक फैक्ट ही चल रहे हैं। दैट द 12% ऑफ द रेट, दैट द 12% rate of interest has been fixed to payable on the above loan. The defendant has promised to payable on demand with the interest that plaintiff has demanded the loan amount along with interest from the defendant on। अब यहाँ पर फैक्ट्स पहले लिखे जाएंगे। ये सारे फैक्ट्स लिखे जा रहे हैं कि ये केस था, 70,000 रुपये का प्रोमिसरी नोट दिया, 12% का इंटरेस्ट फिक्स हुआ कि 12% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना है लोन। उसके बाद जो डिफेंडेंट था इस केस में, उसने प्रॉमिस किया था कि वो ये इंटरेस्ट के साथ लोन उसे वापस करेगा। उसके बाद क्या हुआ, डेट द प्लेंटिफ हैज डिमांडेड, 22 अगस्त 2022 को प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से लोन वापस मांगा। द डिफेंडेंट एग्रीड टू पे, लेकिन डिफेंडेंट ने ये एग्री किया कि वो 20 अक्टूबर को यानी कि 2 महीने बाद उसे लोन वापस कर देगा। उसके बाद प्लेंटिफ 2 महीने बाद डिफेंडेंट के पास गया और उसे लोन वापस करने के लिए बारे में पूछा, लेकिन जो डिफेंडेंट का बिहेवियर था वो ऐसा था कि उसने मना कर दिया लोन। इट सिम्स दैट डज नॉट वांट टू पे द अमाउंट। उसके ऐसी बिहेवियर वहाँ था कि वो ऐसा लगा प्लेंटिफ को कि वो लोन वापस देना नहीं चाहता है। यहाँ तक सारे फैक्ट्स थे, ठीक है। अब आता है कॉज ऑफ एक्शन कि कब ज़रूरत पड़ी प्लेंटिफ को केस फाइल करने की। तो यहाँ पे 2 जगह थी। पहली जगह जब 22 अगस्त 2022 को प्लेंटिफ डिफेंडेंट से पैसे वापस मांगने गया, लेकिन उसका ऐसा बिहेवियर था कि उसने कहा कि 2 महीने बाद देंगे। 2 महीने बाद जब वो वहाँ डिफेंडेंट के पास गया प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट ने ऐसा बिहेवियर दिखाया कि जैसे वो वापस नहीं करना चाहता। तो वहाँ पर 2 जगह पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। 2 डेट्स को काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। उस काज ऑफ एक्शन की डेट मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दैट द काज ऑफ एक्शन अरोज ऑन 22 of August when the defendant was asked to repay the amount with interest and further on date 20 October 2022 when the defendant has refused to repay the said amount। यहाँ पे 2 जगह पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, 2 डेट्स पे, वो डेट यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद यहाँ पे लिमिटेशन कि जिस लिमिटेशन पीरियड में क्या आपने प्लेंट फाइल करी है, जैसे कि ज़मीन के रिलेटेड कि 12 ईयर्स में आपके लिमिटेशन पीरियड है। इस लिमिटेशन पीरियड में आपको फाइल करना है सूट, वरना आपका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने लिमिटेड पीरियड में क्यों नहीं सूट फाइल किया। सेम यहाँ पर वो लिखना होता है कि आपने क्या लिमिटेड पीरियड में सूट फाइल करा है या नहीं करा है। अगर आपने सूट फाइल करा है तो जैसे यहाँ लिखे, दैट द प्लेंटिफ इज फाइल्ड विद दैट द प्लेंट इज फाइल्ड इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पे प्लेंटिफ लिखा, प्लेंट इज फाइल्ड इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। या ऐसा अगर आपको लिमिटेशन पीरियड में नहीं वो फाइल करी तो फिर रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों लिमिटेड पीरियड में सूट फाइल नहीं किया गया। देन अगेन इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि कोर्ट डिसाइड करेगा क्या वो कंडोनेशन ऑफ डिले उसे लेगा या नहीं। यहाँ तक हम लेते हैं कि फैक्ट्स आ गया। उसके बाद काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ वो आ गया इसमें। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सूट वो भी आ गया। अब आगे चलते हैं। 11th पॉइंट में लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ सूट की कितनी वैल्यूएशन थी। जैसे कि 70,000 का उसने लोन लिया था, 12% उसका इंटरेस्ट था, तो ये 84,000 कुछ बनता है। तो ये उस वैल्यू थी सूट की। सूट की वैल्यू लिखनी ज़रूरी होती है 2 चीज़ों के लिए। पहली तो जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन आपको पता चलेगी कोर्ट की, और दूसरी बात की कोर्ट फीस भी वैल्यूएशन ऑफ सूट पर ही डिपेंड होगी। तो वैल्यूएशन ऑफ सूट इस पर लिखते हैं। दैट बोथ, उसके बाद जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो आता है कि नहीं। इस केस में दोनों जम्मू में रहते थे, तो जम्मू इस कोर्ट के
जुरिस्डिक्शन में आता है। तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट आ गई, दूसरा कंटेंट आ गया, वैल्यूएशन, उसके बाद जुरिस्डिक्शन, द प्लेंटिफ, उसके बाद रिलीफ वगैरह कि रिलीफ क्या है। रिलीफ इसमें क्या मांगा था, रिलीफ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लेंट में। अगर रिलीफ नहीं मांगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं प्लेंट फाइल करने का। जैसे इस केस में क्या रिलीफ मांगा था कि एक डिक्री पास की जाए 84,000 की 84,000 की डिफेंडेंट के खिलाफ और प्लेंटिफ के फेवर में। बी 12% का जो उसमें इंटरेस्ट था उसके साथ कॉस्ट जो प्लेंटिफ द कॉस्ट ऑफ द सूट बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। एनी अदर रिलीफ, हमेशा इस ये वाला पॉइंट यूज़ किया जाता है प्लेंट्स में कि एनी अदर रिलीफ विच द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर बी गिवन टू द प्लेंटिफ। यहाँ पर जब रिलीफ लिखते हैं पॉइंट वाइज, एक से ज़्यादा रिलीफ मांगे गए हैं तो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे ए 84,000, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट, फिर उसके बाद कि एनी अदर रिलीफ, कोई अदर रिलीफ ऑनरेबल कोर्ट के नज़र में फिट बैठता है तो वो भी प्लेंटिफ के फेवर में ग्रांट किया जाए। ये सब चीज़ें। उसके बाद इसके राइट साइड में आप प्लेंटिफ थ्रो काउंसिल, एडवोकेट की साइन रहती है, प्लेस कहाँ पे आप साइन करते हो, डेट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। जैसे यहाँ पर जब आपने रिलीफ मांग लिया उसके बाद यहाँ पर प्लेंटिफ थ्रो काउंसिल, यहाँ पर काउंसिल के साइन होंगे, प्लेस, डेट जब आप फाइल कर रहे हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन कि जो अबो मेंशन पेराज थे, पैराग्राफ 1 से लेकर या जितने भी थे 1 से 5, 10, वो ट्रू हैं, करेक्ट हैं मेरे नॉलेज में, और कुछ भी इससे छुपाया नहीं गया है और कुछ भी इसमें फॉल्स नहीं है। इसमें यहाँ पर प्लेंटिफ की साइन होंगी जो प्लेंट फाइल करता है। ये ड्राफ्टिंग का एक ये ड्राफ्टिंग के कंटेंट्स के हिसाब से हमने इसको देखा कि किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है प्लेंट, जिसमें हमने पहले कोर्ट का नाम देखा, उसके बाद इसमें सूट नंबर देखा, पार्टीज़ का नाम देखा, उसके बाद पार्टीज़ के नाम के बाद नेचर ऑफ द सूट देखे, फैक्ट्स ऑफ द केस देखे, किस तरीके से फैक्ट क्रोनोलॉजिकल मैनर में फैक्ट्स लिखे कि भाई पार्टीज़ ये थी, यहाँ पे रहती हैं, ये उसने पैसे मांगे थे, उसके बाद उसने पैसे दिए स्टेट को, बाद में उसने पैसे मांगे। उसके बाद हमने वहाँ पर देखा कि किस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ जब उसने मना कर दिया देने से। उसके बाद जुरिस्डिक्शन इस केस की, दोनों जम्मू में रहते थे, इसकी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस पर बनती है। वैल्यूएशन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखी, वैल्यूएशन आप सूट देखी, इतनी वैल्यूएशन थी सूट की 84,000, ये वैल्यूएशन कोर्ट फीस के लिए भी और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के लिए भी यूज़ होगी। उसके बाद लिमिटेशन हमने देखा कि लिमिटेड पीरियड में जो लिमिटेशन एक्ट के अंडर लिमिटेड पीरियड है, उस लिमिटेड पीरियड में हमने केस को फाइल करा। उसके बाद हमने रिलीफ मांगा कि ये रिलीफ मुझे ग्रांट किया जाए। उसके बाद वेरिफिकेशन, सिग्नेचर्स देखी, सिग्नेचर ऑफ द प्लेंटिफ, सिग्नेचर ऑफ द काउंसिल, उसके बाद वेरिफिकेशन हमने करी। ये सब चीज़ें ये कंटेंट्स थे एक प्लेंट के, किस तरीके से प्लेंट फाइल की जाती है। अगर आपको